हेलो, वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और इस्लामाबाद में हमारे साथी वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार को जो है वो 10 दिन के लिए हमारे साथ नहीं हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्त साथी सहाफ़ी शाज़िब जिलानी ने भी, जो बहुत इंटरनेशनली भी उन्होंने काम किया है और लोकली भी बहुत काम किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार कहलाने से थोड़े से कतराते हैं, और कतराना भी चाहिए, क्योंकि इतने सीनियर तज्ज़ियाकार हो गए हैं कि अब समझ नहीं आती कि किसको सीनियर कहें किसको जूनियर। बहरहाल बहुत तजर्बा है। तो आज की सबसे बड़ी ख़बर और वो ये कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक बड़ा केस जिसने गुज़िश्ता 4 साल से बहुत हेडलाइंस बनाई, और वो था एवन फील्ड केस, जो पानामा पेपर्स के आने के बाद बना शरीफ फैमिली के ऊपर, और नवाज़ शरीफ नाअहल हुए, और उसके बाद जो उनकी बेटी हैं मरीम नवाज़, उनको भी नाअहल कर दिया गया। मरीम नवाज़ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ और उनके शौहर को एवन फील्ड रेफरेंस केस से बरी कर दिया है, और नैब का जो 6 जुलाई 2018 का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है, और ये कहा है कि नैब ये साबित करने में नाकाम रही है कि मरीम नवाज़ ने इस सारी केस के अंदर कहीं करप्शन की है। ये केस जब ये कन्विक्शन की थी और मरीम नवाज़ को 7 साल कैद, उनके शौहर कैप्टन सफदर को 1 साल कैद हुई थी, और 20 लाख पाउंड जुर्माना भी हुआ था। मरीम नवाज़, उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने वो ट्रस्टी हैं जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं लंदन में शरीफ फैमिली के, और वो इस लिहाज से वो इस गुनाह में शरीक हैं कि एवन फील्ड बकौल नैब के करप्शन के पैसे से बनाया गया। मगर यहाँ पर अदालत ने आज अपने मुख्तसर फ़ैसले में कहा है कि नैब ये साबित करने में नाकाम रही है कि मरीम नवाज़ जो हैं इस सारे केस में उनका कोई किरदार था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब ये कन्विक्शन हुई थी तो उसके 19 रोज़ बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात भी हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ शायद वो लड़ेंगी, मगर इस कन्विक्शन के बाद उनके जो नाअहली थी वो भी हो गई और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। ताहम उसी महीने इलेक्शन से ज़रा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया था, और आज तो कोर्ट ने वो रीज़न्स नहीं बताई, मगर जब सस्पेंड किया था तो उन्होंने रीज़न बताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि नैब ने जो जजमेंट दी है इनको सज़ा देने की, उसमें एक लीगल लेक्यूना यानी एक कानूनी सुकम जो है वो साफ तैर रहा है, जिसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन यानी जो नैब था वो ये साबित करने में नाकाम रही है कि मरीम नवाज़ ने जो है वो कोई करप्शन की है, वो कोई सबूत नहीं दे पाए। तो अब उसके बाद 4 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सज़ा को ख़त्म किया और नैब की उस जजमेंट को ख़त्म किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद रहीम, लॉयर भी हैं। असद, ये जब केस आया था बहुत हेडलाइंस बनी थी, JIT बन गई थी, फिर शरीफ फैमिली को वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो उस वक्त थे उनको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, मरीम नवाज़ जेल में रही थी, ये सारा कुछ हुआ। इस जो आज सेंटेंस आया है, ज़ाहिर है इसकी जो डिटेल रीज़न्स है कोर्ट ने कहा है कि वो हम बाद में लिखेंगे, मगर ये इस तरह के केसेस का अमूमन ऐसा अंजाम क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूँ कानूनी नुक्ते के ऊपर के ये ऐसे केसेस बनते हैं और बार बार बनते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों, लेकिन एंड रिज़ल्ट एक जैसा होता है कि हायर कोर्ट्स जो है वो अपहोल्ड नहीं करती नैब की कन्विक्शंस को। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हम इस तरह के रुझान को अक्सर इसलिए देखते हैं क्योंकि नैब इन इस्लाहात से पहले भी, खैर इस्लाहात नहीं कहना चाहिए, इन तब्दीलियों से पहले भी नैब का ये इस्तिगासा का जो मेयार था, क्योंकि उनका अक्सर जो ताल्लुक नैब के कोर्ट्स के साथ था वो बराह रास्त रहता था, और जो नैब की कोर्ट्स हैं वो एक्विटल्स कम से कम करती थी। जब उसी को आप फिर अपील करते थे किसी भी अदालत आलिया में, और आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए कितनी ज़्यादा क्विटल्स हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, वो इसी वजह से था कि आप एपेलेट स्टेज पे इस्तिगासा के ज़रिए उस नैब के केस को साबित करने में नाकाम हो जाते थे। और पिछले 10-12 साल से यही सुनने को मिल रहा है
कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रही थी कि हम इस्तगासा के मेयार को किस तरह बेहतर करें, क्या हम प्राइवेट वकला को इंगेज करना शुरू कर दें। और आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तकर्र करना शुरू किया, लेकिन उसका जो नतीजा था वो उतना ही नाकाम रहा। तो जो अप्रिशिएशन ऑफ एपलेट पॉइंट्स होती है उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कन्विक्शन कैरी करना मुश्किल से मुश्किल होता था। अच्छा असद, इस सारे मुकदमे में या अब जो फैसला आया है, एक बात 2011 की ANP के गनी रहमान की जजमेंट कोट की गई है जब ये फैसला सस्पेंड भी हुआ था, और वो ज़ाहिर है डिटेल जजमेंट में भी आएगी। वो जस्टिस खोसा का फैसला था कि ठीक है, सेक्शन 14 के तहत नैब जो मुलजिम है उस पर ये बोझ डाल देता है, अनलाइक कन्वेंशनल लॉ, कि आपने साबित करना है कि आपने एसेट बियॉन्ड मीन्स बनाए हैं या नहीं। मगर उस जजमेंट में ये कहा गया कि नहीं, ये ठीक है, आपने उन पर बार डाल दिया है, लेकिन उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन को भी प्रूव करना है कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं इसके हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। आज छोटी सी आपको मिसाल दूं कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि तफ्तीशी अफसर की राय को शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। यानी वाजिद ज़िया जो JIT में थे, बाद में FIA के चीफ भी बने, उन्होंने कहा कि JIT ने, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि JIT ने कोई हक़ाइक़ बयान नहीं किए, सिर्फ जमा की गई मालूमात दी। अब आपको याद है एवन फील्ड के केस के दौरान एक दफ़ा ये भी हुआ था कि नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो गूगल के ऊपर एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं उनकी वो जो कॉस्ट है या उनकी जो मालियत है वो उसको उन्होंने गूगल से, तो अदालत ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कम से कम एक रजिस्ट्री ले आएँ या कोई ऑथेंटिक जो है मालूमात दें। तो ये नैब का मकसद, फिर तो ये मकसद यही है कि सियासी इंतकाम है जो आपने रखना है, और अब क्योंकि वक्त का पहिया जो है वो आगे चला गया है, इनकी हुकूमत आ गई है, तो अब जाहिर है ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होंगी। लेकिन वो जो 4 साल हैं जो जिसमें मरीम नवाज़ को रखा भी गया, अडयाला जेल में भी रखा गया, नैब की हिरासत में भी रखा गया, और उनके ख़ुद बयान है कि न सिर्फ बगिंग की गई बल्कि उनको एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, उनके ऊपर जहनी प्रेशर भी डाला गया। तो ये चीज़ें वापस कैसे आएंगी, मुझे बताइए। जी, ये जो आपने कहा कि JIT को इंफॉर्मेशन के तौर पे तस्वर करना चाहिए, आपको याद होगा मुबशर साहब, उसद साहब, कि ट्रायल के मरले पे भी कई कानूनदान थे जो बार बार कह रहे थे कि अगर आप JIT को शहादत का दर्जा देना चाहते हैं तो फिर उसी एविडेंस को आप एक बार फिर जमा कराएं, आप उस प्रोसेस के थ्रू जाएं। आप सिर्फ अज खुद JIT की रिपोर्ट पर इस तरह रिलाय ना करें, आपका केस बाद में कमज़ोर हो सकता है। तो एक तो ये बात। जो दूसरी आपने बात की गनी और रहमान के फैसले के हवाले से, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ उस हद तक तो वो बात करता है, वो जजमेंट ये बात करती है। उसमें एक और भी नुक्ता ये है मुबशर साहब, उसी जजमेंट का जो 2011 में आई थी, कि अगर आप साबित करना चाहते हैं कि किसी की जो ज़राए आमदन है वो उसके असासों के मुकाबले में नाकाफ़ी थी या वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स काफ़ी वाज़े है, तो उसको आपको जोड़ना होगा किसी ना किसी करप्ट प्रैक्टिस के साथ। तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आप कहें कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, आपको इसको फिर भी जोड़ना होगा किसी ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई के साथ जिससे पूरा जो एक करप्ट प्रैक्टिस है उसे, उसके तमाम जो अनासर हैं वो मुकम्मल हो सकें। तो गनी और रहमान का फैसला आपने देखा होगा, मियां नवाज शरीफ साहब की जब बेल हुई थी, जब उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ था मेरे ख्याल से 2018 में, तो उसमें भी गनी और रहमान की जो जजमेंट है या जो गनी और रहमान की जजमेंट का जो असूल है वो वाज़े था कि जब तक आप एक ताल्लुक नहीं ड्रॉ कर सकते, और वो ताल्लुक कहाँ से आता है, यही कि आप एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की पहले वैल्यू तो साबित करें। और इसमें हतमी फैसला तो पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशंस में भी जज साहिबान ने इसका जिक्र किया था कि जब तक वैल्यू साबित नहीं होगी, और चीफ जस्टिस साहब का भी इसी नुक्ते पे फैसला था, कई नुकात पर वो फैसला आया था, वैल्यू जब आप साबित करेंगे तभी पता चलेगा कि ये आपके ज़राए आमदन से ज़्यादा था कि नहीं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें सेटिस्फाई तो करने की कोशिश करें। अच्छा असद, कानूनी नुक्ते नज़र से देखें, अगर कि एक शख्स को किसी भी नैब ने अगर 120 दिन रख लिया, प्रेशराइज़ किया,
उसके बाद केस बना दिया, नैब कोर्ट से कन्विक्शन भी ले ली, फिर इवेंचुअली हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो ये 4-5 साल की जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है किसी भी मुलजिम ने फॉर दैट मैटर, और हमने माजी में बेपनाह जो है वो ऐसी मिसालें देखी। क्या रिकोर्स है, क्या जो मुलजिम है नैब के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकता है फॉर एनी कंपनसेशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या कोई भी ऐसी कि उसका मदावा कैसे हो? जी मुबशर साहब, अब आपने इसमें एक स्ट्रक्चर का एक आपने अब डाल दिया है जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस में तब्दीली आई है, उसमें अब एक शिक शामिल हो चुकी है कि अगर आप पे इस तरह का एक गलत केस बनाया गया हो तो अब आप एक्शन ले सकते हैं और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, जिस पर नैब के लोगों की काफ़ी वाज़ेह तनकीद थी कि इसकी वजह से आप हमें अपना काम नहीं करने देंगे और ये एक तरह का एक चिलिंग इफेक्ट होगा, इसका जो असर है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। आपकी जो बात थी लेकिन वो बिल्कुल बेजा थी कि ये एक तरफ अगर आप तकलीफ को रख दें, जो बहुत बुनियादी क्रिटिसिज्म थी वो ये थी कि पूरा का पूरा रेफरेंस मुकम्मल हो जाता था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, आदमी गिरफ्तार भी हो जाता था, लेकिन तब भी आपकी जो ट्रायल है उसमें इतनी रुकावटें आती थीं और वो किसी स्टेज पे प्रोग्रेस ही नहीं करती थी कि आपको कई ऐसे केस मिलेंगे और इनकी अक्सरियत उन्हीं 2000 की दहाई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के केसेस हैं, जिसमें जज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रायल में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और उसमें वॉल्यूमिनस किस्म की शहादतें होती हैं, आपको सबूत कंसिडर करना होता है, आपको अपना केस तैयार करना होता है, तो उन तमाम नुकात को सामने रखते हुए हम इस शख्स को जमानत दे रहे हैं और उस जमानत के बाद फिर आदमी एपेलेट स्टेज पे बरी भी हो जाता था। तो ये एक और बहुत बड़ा मसला था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तफ्तीश के हवाले से। अच्छा, आखिरी बात, मेरे साथी भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। इस JIT को सुपरवाइज किया एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ठीक है, उन्होंने सुपरवाइज किया, उसके बाद उसकी बिना पर कन्विक्शन हो गई। तो ये एक वक्फा ले रहे हैं। वेलकम बैक। हम बात करें एवन फील्ड केस में मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर की बरियत के हवाले से। असद रहीम, आखिरी सवाल यही था कि इस JIT को एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुपरवाइज़ किया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल पहले ये सस्पेंड दी जजमेंट, फिर भी 4 साल लग गए इसका फैसला आते हुए, तो ये क्या है? मॉनिटरिंग जज के हवाले से आपने बात की, तब जो सोच थी 2018 में और बार बार जज साहिबान ने भी तशवीश का इजहार किया था कि कौमी अदारों को गैर फ़ाल किया जा रहा है और वो सिर्फ इन्हीं 2-3 अशखास की मदद कर रहे हैं, चाहे वो SECP हो, चाहे FBR हो, चाहे एहतसाब ब्यूरो हो, खैर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो। और उस सिलसिले में फिर ये कहा गया कि अब मॉनिटर करना चाहिए और इस प्रोसेस को आगे लेके चलना चाहिए। जहाँ तक मुद्दत की बात है सर, तो हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने पूरा एक ये एक्सरसाइज की कि आपका जो आम केस है उसका इंस्टीट्यूशन से डिस्पोजल तक कितनी देर लगती है अगर वो अदालत उज़्मा तक जा पहुँचे, और जो वक्त था वो 25 साल का था। तो जहाँ तक डिले की बात है वो आपके सामने है, लेकिन इस डिले से जो तासुर जा रहा है उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद रहीम। शाहज़ी, अब आते हैं इसकी ज़रा सियासी पहलू की जानिब, क्योंकि ये लगता ये था कि एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है कि मरियम नवाज़ जो है इलेक्शन ना लड़ पाएँ। 25 जुलाई को इलेक्शन था, 6 को ये फ़ैसला आ गया। अब क्योंकि हुकूमत बदल गई है और नैब लॉज में भी चेंज हो गई है, तो ये जो सारी अब क्या है आगे का सियासी मंजरनामा? देखिए मुबशिर, जैसे आपने ख़ुद भी कहा और असद ने भी इस तरफ हिंट किया कि ये एक प्योरली पॉलिटिकल केस था। इस वक्त ये बना, जैसे आपने कहा, जिन हालात में बना, इलेक्शन से पहले बना, ये सब साफ नज़र आ रहा था कि राह हमवार की जा रही है किसी तब्दीली के लिए। और फिर हमने देखा पिछले 4 साल में कि एक के बाद एक केस लगते गए करप्शन के। नैब जितना ओवर एक्टिव रहा, नैब का जो किरदार रहा, इस मुल्क में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे PTI खेलती रही है,
वो एक जेन्यून इशू है। लेकिन नैब ने जिस तरह से बिहेव किया, चाहे वो ये केस हो या उसके बाद हो, आप देखें कि कोई दर्जन भर तो शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं वो उन्होंने जेल भुगते, कोई साल, कोई 1.5 साल। तो आज के दिन जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये सब एक शैम था, ये हमें साफ नज़र आ रहा था। मरीम नवाज़ का ज़ाहिर है कि उस वक्त शायद बज़ाहिर ये कोशिश थी कि वो इलेक्शन ना कंटेस्ट कर पाएँ। इस फैसले के बाद अब वो अहल हो जाएंगी इलेक्शन लड़ने की। शी हैज़ अ पॉलिटिकल करियर। पिछले 4-5 साल में जिस तरह वो उभर कर सामने आई हैं, शरीफ फैमिली का ये टेम्परामेंट कभी किसी ने नहीं देखा। जितना वो पैशन से बोलती हैं, जिस तरह से वो टेक ऑन करती हैं, तो बाज़ हल्कों में शायद वो नापसंद रही हों, लेकिन अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी भी है पंजाब में। तो शी हैज़ अ करियर और वो काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं। उनके लिए आज बड़ा दिन है। अब ये जिस तरह से केसेस तेज़ी से बन रहे थे एक दौर में, अब उसी तेज़ी से केसेस ख़त्म होना शुरू हो वापस हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ का आपके ख्याल में इस जजमेंट के बाद नवाज़ शरीफ की राह भी खुलेगी वापसी की? बज़ाहिर यही लगता है। देखें ना, देयर वाज अ टाइम जब हमें पता था कि ऑफ़र्स थी शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने की, नवाज़ शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। फिर एक टाइम आया कि इस बात पे एग्रीमेंट हो गया कि नहीं ठीक है वो बन जाए। अभी जो राहें बंद की गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, और इस मुल्क में नेवर से नेवर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मतलब PMLN ये कहेगी कि जी कि उनकी अगर सेहत जवाब देगी तो वो वापस आएंगे। हो सकता है सेहत ठीक भी हो जाए, और जिस तरह से बकौल उनके अगर ये जो झूठे केसेस हैं अगर ये ख़त्म होते हैं तो वो वापस आ सकते हैं इस मुल्क में। हमने जब मियाँ साहब पहली दफ़ा मुल्क छोड़ के गए थे तो हमने कहा था कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन वो वापस आ गए। वो कानून में तरमीम भी हो गई थी कि 2 दफ़ा के बाद वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, बट ही वाज सो लकी कि वो तीसरी दफ़ा भी वापस आए, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। तो वुसत साहब, आपके भी क्या इस जजमेंट पे तासुरात क्या हैं? मेरे इस जजमेंट पे कोई तासुरात नहीं है। मैं नैब के बारे में थोड़ी सी बात करना ये चाहता हूँ कि बेसिकली अभी ये बात ज़ाहिर हो चुकी है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आते ही 2.5 महीने बाद जो नैब कायम की थी और आज तक ये कायम है, ये बेसिकली सियासी फिक्सिंग के लिए बनाई गई थी। एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके एक हिस्से के तौर पे आज तक ये ताना दिया जाता है कि मुस्लिम लीग काफ जो है उन लोगों की बुनियाद पे बनाई गई कि जिन्हें एक तरफ बुखार दिखाया गया, दूसरी तरफ मौत दिखाई गई, और फिर एक पार्टी वजूद में आई। वहाँ से नैब का पे ऊपर सवालिया निशान का आगाज़ हुआ। सब चीखते रहे सियासी जमातें कि ये कैसा इदारा है, क्या कर रहा है। नैब का जितना मुंह था उससे बड़े उसको दांत दे दिए गए, और उसने यही नतीजा निकला कि जितने भी केसेस हैं, मसलन 100 केसेस अगर उसने डील किए तो बमुश्किल जो कन्विक्शन रेट था या जो कैफर किरदार तक पहुंचाया गया या जो आला अदालतों ने भी तस्लीम किया, मेरा नहीं ख्याल कि 5% से भी ज़ायद अगर होगा चार्जशीट ये, और बजट उसका अच्छा खासा था। तो इस एतराज़ की बुनियाद पे परवेज़ मुशर्रफ के बाद आज तक कितनी सियासी हुकूमतें आईं, लेकिन चूँकि वो इक़्तिदार में आ गई थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम अपने मुखालफिन को फिक्स करेंगे, ठीक है नैब सही नहीं चल रहा लेकिन अब हम कुर्सी पे हैं। पीपल्स पार्टी ने नैब को कायम रखा, मुस्लिम लीग नवाज़ ने नैब को कायम रखा, इमरान खान की हुकूमत ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और उसके बाद हुआ ये कि कहाँ एक इदारे को आपने शेर के दांत दे दिए थे और कहाँ अब उसके दांत उखाड़ के जो हैं चूहे के दांत लगा दिए गए। तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक तो नैब को ले आए, लेकिन उससे कोई रिजल्ट ना उससे बरामद हुआ ना इससे बरामद हुआ। तो अब एक इदारा है जो बुज़ुर्गों के जहेज़ के तौर पे मौजूद है, लेकिन उसका कोई जो है मसरफ सामने नहीं आता। फिर सवाल ये है एक आम शहरी के तौर पे कि यार जब आपने इतना बड़ा, इतना मौसर और लार्जर देन लाइफ किस्म की तस्वीर दिखाई कि यार अब ये इदारा कायम हो गया है और अब मुल्क में एहतसाब जो है बेहतरीन हो जाएगा, उसके बाद ये इदारा जिसके पास रिकवरी के पैसे भी थे, जिसका अपना भी बजट था, जो इंतहाई बाइख्तियार था,
वो एक मौसर लीगल टीम मुरतब करने में क्यों कामयाब नहीं रहा पिछले 22 साल के दौरान? हर केस जो है उसका जो है वो रिवर्स क्यों हो जाता था, उसका एंड रिजल्ट क्यों नहीं मिलता था? और तो और उसने बाहर के वकला जो है वो हायर किए, बाहर की कंपनियां, मुझे कावे मुसवी याद आ रहा है, इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें हैं वो साहब एक वक्फा लेना है। तो शर्मिंदगी का सबब उल्टा जो है बहुत सारी कस्टडी में लोग मारे गए, बाद में पता चला कि उनके खिलाफ भी साबित नहीं हो सका। तो अब इसको क्या किया जाए इस इदारे का? या तो यह है कि मैं अगर FIA को देखूं तो FIA बनिस्बत इसके कि उसके इख्तियारात नैब के इख्तियारात से के मुकाबले में महदूद थे, उसने निस्बतन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, निस्बतन उसके पास ज़्यादा तजर्बेकार ऑफिसर थे, कुछ उधार भी दिए गए नैब को। तो अब नैब का क्या मसरफ है, इसको कहाँ फिट इन करना है, इस बच्चे का करना क्या है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। बात वही है कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? तो ये जाहिर है आप क्या करें, एक वक्फा ही ले सकते हैं। वेलकम बैक। और 2013 में जब पंजाब के एक गांव हुसैन खानवाला में बच्चों के साथ ज़्यादती और उनकी वीडियो टेप करने का केस सामने आया था तो पूरा माशरा शौक में चला गया था। मगर बहुत से ऐसे जराइम होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता होते रहते हैं और पहली दफ़ा हम शौक में जाते हैं मगर फिर उसके बाद वो एक रूटीन की ख़बर बन जाती है। मीडिया भी शायद उसको नहीं उठाता। हालांकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और रेप करना और फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी गैंग्स जो वो सामने आए। आज मैं साहिल की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मीडिया में अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं इस बरस 2000 के करीब बच्चे और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उन्हें रेप किया गया है। तकरीबन 20 के करीब जो है उन बच्चों को जान से भी मार दिया गया है। रोज़ कहीं ख़बर आ रही होती है। तो आज एक ऐसी ख़बर पर बात करेंगे। पंजाब के अगेन चीचावतनी का एक गांव है मलका हांस, वहाँ पर एक गैंग पकड़ा है पुलिस ने जो वहाँ नौउम्र बच्चों को नौउम्र नौजवानों को रेप करके उनका वीडियो टेपिंग कर रहे थे। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया चाइल्ड पोर्नोग्राफी से पहले सऊदी सरगोदा में एक वाक़या हुआ, वहाँ मुजरिम को पकड़ा गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद सईद y.net के जिन्होंने ये ख़बर दी है और उन्होंने मौजू बनाया है एक क्रिश्चियन बच्चे को जिसने फिर अपनी कहानी बताई है। तो अहमद सईद बताइए ये सिलसिला कितने अरसे से चल रहा था? बहुत शुक्रिया जैदी साहब मुझे मदद करने का। जैसे साहब जो ये सिलसिला अगर हम बात करें स्पेसिफिक केस की जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं क्रिश्चियन लड़के का, तो ये जून से चल रहा था। इसको पहली दफ़ा 24 जून को रेप किया गया, दूसरी दफ़ा इसको 14 जुलाई को रेप किया गया। और ये इस तरह से बात सामने खुल के इसके घर वालों के सामने आई जब ये 9 सितंबर को बाज़ार में जा रहा था और इसको उन्हीं चंद लड़कों ने दोबारा डराने धमकाने की कोशिश की। तो पीछे से इसकी वालदा ने देख लिया और उन्होंने जाके जब बासपुर्स की तो फिर उस लड़के ने सारा खुल के उनको वाक़या बयान किया कि उसके साथ ये 3-4 महीने से जारी है और इसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई गई हैं। तो ये जो स्पेसिफिक वाक़या है ये तो जिस बच्चे के साथ तो जून से चल रहा था, लेकिन ताहम जो और वीडियोस बरामद हुई हैं उसमें कुछ ऐसे है कि सर्दियों का है कि मतलब गर्म कपड़े पहने हुए हैं, स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं। तो उससे जो कियास है वो यही है कि ये कम से कम भी पिछली सर्दियों से तो कुछ ना कुछ इस तरह का वाक़यात वहाँ पे हो रहे थे। अहमद, मैं शाजिब जिलानी बात कर रहा हूँ। मुबशिर साहब और हम इस स्टोरी को देख रहे थे और ये ज़ाहिर है कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है। ये बताएं कि ये अगर इतने अरसे से चल रहा है और उसमें इतने ज़्यादा नौजवान लड़के या बच्चे निशाना बने हैं, तो अभी तक वहाँ पे पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आई है? हाँ अच्छा जिलानी साहब, अभी तक जो जितनी भी वीडियोस बरामद हुई उसमें कुछ और लड़कों के साथ भी जिनसी इस्तेहसाल या रेप होता देखा जा सकता है या जो बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो FIR हुई है वो सिर्फ एक ही केस की हुई है जो इस क्रिश्चियन लड़के के क्रिश्चियन बच्चे के माँ बाप ने करवाई है और ये 2nd ईयर का तालिब इल्म है।
और जब हमने पुलिस से बात की कि कुछ और लोग, उन्होंने पुलिस के जो वहाँ के मकामी अफसर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वीडियो देखी हैं उसमें उनको इलाके के 2-3 लड़के और भी नज़र आए हैं, ताहम कोई और शख्स भी अपने बच्चों का केस जो है मतलब पुलिस को बताने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि वो उसको समझते हैं कि इससे उनकी बदनामी होगी। अगर अभी मामला छुपा हुआ है, ढका हुआ है, या अभी सिर्फ इलाके के चंद लोगों को मालूम है, तो वहीं तक रहने दें। मज़ीद आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे तो बात ज़्यादा आगे निकलेगी। तो बेसिकली जो मेन आंसर है वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा कार्रवाई ना होने का, वो बदनामी का डर है। हमने देखा है कि इस तरह के केसेस में पुलिस अक्सर ये कहती है कि ये रेप नहीं था और इनके आपस में ताल्लुकात थे। क्या इस मर्तबा भी ये पुलिस इस तरह की बातें कर रही है? देखें, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो मतलब इसको कर रही है कि हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में तो वो उस तरह की बात नहीं करते। हाँ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो इस चीज़ को इस तरह से भी देख रहे हैं कि मे बी ये कंसेंशुअल एक एक्ट हुआ हो लोगों के दरमियान, वरना वीडियोस क्यों बन रही थी। वो एक तरफ वीडियोस को सहारा लेके ये कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जोड़ी जाए कि ये कोई कंसेंशुअल जो है एक्ट था, लेकिन आयरनी की बात यह है कि उन्हीं वीडियोस को लेके वो उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एंगल से नहीं प्रूव कर रही। हमने इनसे पूछा भी तो जी हाँ, नहीं तो ये जो इनका जो मेन एक्यूज़ अभी तक पकड़ा है असद और सखी जो है, ये इसके बारे में क्या पता लगा है? ये क्या है, स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, क्या है? हाँ सर, बेसिकली ये वहाँ की एक मुकामी डिस्पेंसरी में काम करता था, और जो ज़्यादातर सेक्सुअल वायलेंस के एक्ट हुए हैं वो उसी मुकामी डिस्पेंसरी के, कहा जाता है, उसके तय खाने में हुए हैं। इसकी शिफ्ट होती थी तकरीबन 2 से 10 बजे के दरमियान। और जो जिस हमने एक रेप सर्वाइवर जिसका हमने इंटरव्यू किया, उसके मुताबिक उसको जो है एक इंजेक्शन, जो कि बेहोशी का इंजेक्शन लगा के वो भी किया जाता है। तो इसके बारे में जो रेपुटेशन हमने मालूम की वहाँ के इलाके के, तो उनका कहना था कि ये एक गुंडागर्दी और बदमाशी टाइप के मामलात में मुलविस रहा है, मार कुटाई भी करता रहा है। और जो वीडियोस हमने और कुछ फोटोज हमने देखी जो बरामद हुई थी, उसमें इसके पास एक हम देख सकते हैं कि असलाह भी मौजूद है और कुछ ड्रग्स वगैरह भी ये यूज़ कर रहा है। तो और लोगों के भी ये राय है कि इसकी जो चाल चलन जिसको हम कहते हैं वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। इससे पहले भी ये पुलिस थाना कचहरी के मामलात में मुलव्वस रहा। मैं यही आपसे पूछना भी चाह रहा था अहमद कि अमूमन ऐसा होता है जब एक्यूज़ पकड़ा जाता है, मेन एक्यूज़, उससे पहले भी पुलिस की नॉलेज में होता है, ऐसे केसेस उनके सामने होते हैं तो पुलिस इग्नोर करती है, या जिस तरह चाल चलन की आपने बात की, या वो रिपोर्ट नहीं किया जाता पुलिस को? क्या मामलात होते हैं? अब जो पुलिस से हमारी बात हुई थी इधर, तो पुलिस ने एक बात तो खुद बड़ी हमें फ्रैंकली एडमिट की, और वो कहते थे कि जो ये एरिया है मलका हांस का, उसमें ये जो सेक्सुअल वायलेंस है, जो क्राइम्स हैं सेक्सुअल वायलेंस के, वो बहुत रैम्पेंट हैं। यहाँ पे मतलब ये इक्का दुक्का वाक़यात नहीं होते रहते हैं। और पुलिस ही एक ऑफिसर ने हमें बताया कि जैसे ही ये वीडियोज़ आई, उसके बाद एक और वीडियो सामने आई थी जो कि खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक मदरसे के उस्ताद जो है एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे थे, और वो वाज़े नज़र भी आ रहा था। तो ये इस इलाके में ये क्राइम्स रैम्पेंट है। लेकिन फिर भी पुलिस ने फ़िलहाल जो है कोई बहुत ज़्यादा हम जो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने की पे, क्योंकि जो डिटेल्स हैं वो बहुत शॉकिंग हैं इस केस की, क्योंकि इसमें बच्चों को बाकायदा फ़िल्म किया गया है। और बच्चों को फ़िल्म करने के मुतल्लिक पुलिस जो है उसको इतना सीरियस नहीं ले रही। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तौर पे देख रहे हैं, कोई डार्क वेब का सर्कल आपको नज़र आ रहा है, कोई कि बच्चे ये क्यों बहरहाल क्यों वो उसको कर रहे थे, और जिस तरह से उनका हमने बाकी लाइफस्टाइल देखा, गन्स देखी उनके पास, जो हमने शराब और बाकी मंशियात देखी, तो ये सवाल तो उठता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था जिससे वो सारी चीज़ें ले रहे थे, और ये वीडियोस निकल रही हैं। लेकिन पुलिस बहरहाल फ़िलहाल इसको एक सेक्सुअल अब्यूज़ के एक्ट के तौर पे देख रही है, एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रैकेट के तौर पे नहीं देख रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद। अच्छा, 2016 का जो एक्ट पास हुआ हुसैन खान वाला, और फिर पत्तोकी में जो 3 बच्चियों की लाशें मिली थी, उसके बाद से जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, उसके तहत जो सिर्फ चाइल्ड रेप ही नहीं, बच्चे का अगवा,
उसकी ट्रैफिकिंग और उसकी पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाना भी नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार पाया। जाहिर है ये बातें पुलिस को मालूम है, अगर पुलिस मासूम बने तो कुछ नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो चीज़ें अब तक की इस तरह की वारदातों में निकल के सामने आई हैं वो ये है कि एक तो विक्टिम इंतहाई गरीब तरीन और पिसे हुए तबके से होता है उस इलाके में, जिसे आप कमी कह सकते, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद जो मुलजिम है, चूँकि क्लोजनेस सोसाइटी है, लिहाजा हर आदमी दूसरे को जानता है, तो उनके बाअसर कनेक्शन ज़रूर होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे इलाके के पॉलिटिशियन के साथ हो। नंबर 3, जो माशरे का मजबूरी रवैया होता है वो होता है ना पूछो ना बताओ। तो आपको जाहिर है कि इस मलका हांस के इलाके में ये तीनों चीज़ें वाफर अंदाज में मिली या नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पुलिस का रवैया जो है, ऑब्वियसली बड़े क्वेश्चंस हैं इस पे। एक वक्फा लेना है वो सब वक्त वापस आते हैं। गुफ्तगू हो रही थी पिछले सेगमेंट में, आपने सुना कुर्बान साहब पाकपतन से बता रहे थे, मलका हांस का इलाका है, वहाँ भी बच्चों के रेप की कहानी नमूदार हुई है, उनके वीडियोस बनाए गए हैं। अभी तक मुकम्मल मालूमात नहीं है, ना उसका मैग्नीट्यूड या दायरा मालूम है। पुलिस बहरहाल तफ्तीश कर रही है, खुदा करे वो दायरा तंग ही रहे। मैं वक्फे से पहले ये जानना चाह रहा था कुर्बान साहब से, फिर वो चले गए, और अब मैं मुबश्शिर आपसे और अहमद सईद साहब, माफ़ कीजिएगा, पाकपतन से थे, उनसे मैं पूछ रहा था। अब वो तो चले गए, मैं आप दोनों के सामने ये सवाल रखता हूँ कि ये जो होता है कि पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, मीडिया जैसे ही फ्लड लाइट डालता है और फुर्तियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर उसी तरह का एक और वाक़या चंद महीने बाद करीबी इलाके में नमूदार होता है, फिर उसके बाद वही एक्सरसाइज होती है और वही जो है तरीक़ा वारदात कहीं और देखने में आता है। जो बुनियादी तौर पे जो इस जुर्म के कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ है वो नहीं निकाला जाता, सिर्फ 40 डोल निकाल के ये समझा जाता है कार्रवाई के नाम पे कि अब कुआं साफ़ हो गया है। मसलन हर जो इस तरह का वारदात होती है इज्तमाई, उसमें जो शिकार होता है वो गरीब तरीन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बच्चे होते हैं। जो मुजरिम होते हैं या तो उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं या लॉ एंड ऑर्डर वालों के साथ कनेक्शन होते हैं, और नहीं भी होते तो उन्हें उनका पता होता है कि वो कौन है। और जो मजमूई तौर पे सोसाइटी का रवैया होता है वो ये होता है कि हाँ है तो, लेकिन अब क्या करें, ना हमसे पूछिए ना हम बताएंगे, वो भी कोऑपरेशन नहीं करते। तो ये जो नेक्सस या जो तिकोन है, इसके होते हुए आप सिवाय भाग दौड़ के और क्या कर सकते हैं? मसले को जड़ से तो नहीं उखाड़ सकते। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है वसत साहब की कि हम देखते हैं कि ये आपने साहिल तंजीम का जिक्र किया, ये जमा करते हैं आदाद शुमार, जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं। मसला हर तरफ है ना, हमारे यहाँ देखें मीडिया में भी हम बात करने से कतराते हैं इन मामलात पे। हम इसको कहते हैं जिनसी ज़्यादती, हम रेप का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते क्योंकि हम अनकंफर्टेबल होते हैं। और हमारे यहाँ जो है, बल्कि आप जब ये हमारे बाकी मीडिया में देखें तो वो कहते हैं कि जी कि वो ज़्यादती हो गई और बदफेली हो गई या इज़्ज़त लूट ली। ये जो रिवायती जो तरीके थे, रेप इज़ अ क्राइम, बिल्कुल ठीक है ना। ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ, और अब तो ज़ाहिर है कि ये तो अंडर एज लड़का है, 17 ईयर्स अगर आए तो आप अंडर एज है ना। तो वसत साहब की बात सही है कि इज्तिमाई तौर पे बहैसियत माशरा हमारे यहाँ जैसे मीडिया अगर कतराता है, आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहाँ पे बड़े मसले आते हैं। पुलिस ज़ाहिर है वो अभी इस केस में भी मैं इसलिए उनसे यही पूछ रहा था कि भाई आपने संगीन दफात क्यों नहीं लगाई? आपके पास एविडेंस है, आपके पास सेल फ़ोन है, उसमें सिर्फ ये बच्चा नहीं है, इससे पहले मतलब कितने महीनों से ये चल रहा होगा। जो ग्रुप इन्वॉल्व है वो क्लियरली एक क्रिमिनल ग्रुप है। ये सब आपके पास मौजूद है कि उनकी हरकतें क्या हैं, ड्रग्स हैं, ये सब हैं, एंड येट पुलिस इज़ ड्रैगिंग इट्स फीट। और अच्छा, उससे होता क्या है वो साहब, एंड में जब ये केस अदालत जाता है, मसलन इस केस को ले लें, ये केस अदालत गया, पुलिस ने 2 दिन तफ्तीश की, तीसरे दिन कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने उस बंदे को जेल भेज दिया। यानी तफ्तीश, पुलिस ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया कि हमें मज़ीद कोई तफ्तीश करनी है, और क्योंकि उनका जाहिर है उनका इरादा ही नहीं है, और साथ ही साथ पुलिस का ज़्यादा जोर होता है राजीनामा हो जाए। बिल्कुल,
ऐसा ही है। लेकिन देखें, पहले वसत साहब ने कसूर की भी बात की, आपने की। मेरा तो ये बिलीफ है कि इस मुल्क में, बिल्कुल वसत साहब ने सही कहा कि जो कमज़ोर तबका है, अब ये मसीही बरादरी है, वो पिसे हुए होते हैं, उनको वैसे भी तवक्को नहीं होती कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन लोग जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, बाहर निकलते हैं, कसूर वाला आपको याद है ज़ैनब वाला केस, कितने मुजाहरे हुए, फिर पॉलिटिशियन भी आ जाता है वहाँ पे हमदर्दी दिखाने, पुलिस का DIG भी आ जाता है, मीडिया भी उठाता है, लेजिस्लेशन हो जाती है, लेजिस्लेशन होती है। जब तक लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, मामला दब जाते हैं। और इस केस में भी मुझे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि दिस गैंग हैज़ बिन एट इट, दे आर गेटिंग अवे विद इट, क्योंकि हम आवाज़ उठाने से हम गुरेज करते हैं और फिर हम खामोश रह के फिर हमें सहना पड़ता है। और वो है भी क्योंकि बिल्कुल बहावलपुर की भी एक तहसील यजमान में है, तो मीडिया का फोकस सिर्फ इस खबर की हद तक है और अगले दिन कोई फॉलो अप नहीं है। गुस्सा साहब, हाँ, यजमान की डिटेल जो है वो मैं देता हूँ आपको कि एक तो इस मुल्क में गैर मुस्लिम अक़लियत होना या किसी भी तरह की अक़लियत होना, समाजी या सियासी, एक तो उसका जबर, और फिर उसके ऊपर जो क्राइम होते हैं उनका दोहरा जबर। अभी हम मलका हांस में वो जो मेन किरदार निकल के आए हैं, वो बच्चा जो पहला बच्चा सामने आया है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। यहाँ 5 सितंबर की एक वारदात हुई है, ज़िला भावलपुर की तहसील है यजमान बंडी, उसका चक है 108। वहाँ 62 अफराद ने चोरी के शुबे में कुसम माई, एक खातून थी, हिंदू खातून, उनको बरहना करके उल्टा लटका के उन पे शदीद तशद्दुद किया। फिर जो लोकल रूरल हेल्थ सेंटर था खटड़ी बंगले का, वहाँ जब वो ज़ख्मी हालत में पहुँची तो अमले ने भी उनका इलाज मालजा जो है वो करने से इनकार कर दिया। ये वहाँ के लोग बताते हैं। अब इसकी मज़ीद तस्दीक व मज़ीद डिटेल्स वहाँ के नामानिगार ही बता सकते हैं। ये वारदात 5 सितंबर की रात को हुई थी। मुसल्ला अफराद गंगला राम उसके घर में दाखिल हुए, जो घर के मर्द थे उनको बांधा और कुसम माई को साथ ले गए, मार मार के अधमुआ कर दिया और फिर पुलिस को इत्तला दी कि हमने चोर पकड़ लिया है। अच्छा, फिर जो इलाके के समाजी रहनुमा हैं शामुल लाल, उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत और ज़ोर देने पे FIR दर्ज की गई। FIR में 5 मुलज़िमों को नामज़द किया गया, 3 गिरफ़्तार हुए, 2 ने क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत करवा ली और अब आज की तारीख़ में 5 के 5 ज़मानत पे हैं। अब जाहिर है कि ये इस इलाके में ये पहला केस तो नहीं होगा, वो तो चूँकि उन पे तशद्दुद हुआ और वो बात फैल गई तो इसलिए ये चीज़ें सामने आई हैं। तो अब ये बताइए कि ये एक और पहलू है इस पूरे भयानक दुनिया का। बिल्कुल, और जितना वो बात हुई, आप जितने ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपके लिए कानून नहीं है। पुलिस भी हरकत में नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस को अगर थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो तो जाहिर है पुलिस भी देखेगी। और बाकी ये है कि पुलिस को अगर आप थोड़े पैसे पकड़ा देंगे तो शायद वो परसू भी कर ले, लेकिन गरीब जो है जिसके पास पैसा भी नहीं है और पुलिस के मुताबिक उसकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है, तो वो इन दी एंड यही होगा। आप ये देखें कि इतना सीरियस क्राइम और उसके बाद जो है ना ज़मानत हो गई, 2 ने पहले ही करा ली, उन्हें पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, और उसके बाद 3 जो है लोकल कोर्ट से पंजाब पुलिस हैज़ टू पे अटेंशन टू दीस थिंग्स। मतलब ये इस तरह के वाक़यात हों और आप कुछ एक्ट ना करें। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।